हेलो दोस्तों, हम लोग एपी पढ़ रहे थे यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। देखिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर में देखे थे कि समांतर श्रेणी क्या होती हैं। ठीक है, उनके nवां पद को कैसे निकालते हैं, उनको कैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म को कैसे डिनोट करते हैं, इसी तरह से लास्ट टर्म को, उनके कॉमन डिफरेंस को, ये सब हम लोग देखे थे। और ये भी देखे थे कि SN यानी कि समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का फार्मूला क्या होता है, और उस पर बेस एक एक क्वेश्चंस देखे थे। आज हम लोग उसी को थोड़ा थोड़ा रिकॉल कर करके यहाँ पे देख लेते हैं और फिर इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, जो एपी था उस एपी के nवें पद का जो फार्मूला था, nवां पद, और ये भी nवां पद का दो फार्मूला था। एक था प्रारंभ से और एक था अंत से। ठीक है, तो जो प्रारंभ से nवें पद का फार्मूला था वो था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और जो अंत से था वो था l माइनस n माइनस वन इंटू डी, ऐसे करके था। उसी तरह से था आपका n पदों का योग, n पदों का योग, इसका भी हम लोग दो फार्मूला लगाए थे। अच्छा, ये nवां पद है, इस nवें पद को tn से डिनोट करते हैं, और ये जो n पदों का योग है इसको हम लोग SN से डिनोट करते हैं। और ये भी इसका दो फार्मूला हम लोग देखे थे। एक फार्मूला ये देखे थे जब आपको लास्ट टर्म पता होगा तब, तो यहाँ पे n/2 और a प्लस l लगता था। और दूसरा फार्मूला ये देखे थे कि जब आपको लास्ट टर्म न पता हो तब आप फार्मूला ये वाला लगाएंगे, यानी कि n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये वाला फार्मूला। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखिए आपको n a और उसी तरह से d l भी आ रहा है, ये सब टर्म्स आ रहे हैं। इनको फिलहाल हम पहले लेक्चर में बताए थे, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम एक बार बता देते हैं। a है, a को बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जो आपका n है इसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ, ठीक है, टर्म, यानी कि टोटल कितने पद हैं। और वह है आपका डी को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है, यानी कि सार्व अंतर। अब है एल को बोलते हैं लास्ट टर्म, ठीक है। और यहाँ पे टीएन है, टीएन को बोलते हैं nवां टर्म, और है आपका एसएन, ठीक है ना। तो यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स, ठीक है ना, यानी कि n पदों का योग है। और यहाँ पे बाकी अब आपको कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सब थी। अब देखिए यहाँ पे ये जो आपको डी दिख रहा है, कॉमन डिफरेंसेस को निकालते कैसे हैं। तो हम आपको बताए थे कि दो क्रमागत संख्याओं के अंतर से, यानी कि बाद वाले में से जस्ट उसके पहले वाले को घटा देते हैं तो हमको मिल जाता है। तो अगर हम इसको व्यापक रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, T2 माइनस T1, T2 का मतलब दूसरा टर्म और T1 का मतलब पहला टर्म। तो दूसरे वाले में से जब पहले को घटाएंगे तब भी हमको सार्वंतर मिलेगा, या फिर आप तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तब भी मिलेगा, या फिर आप चौथे में से तीसरे को घटाएं, मतलब आप बाद वाले में से जस्ट उसके पहले वाले को आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऐसे डाट डाट करके आपको मिलता जाएगा। और ये सब आपस में क्या होते हैं, सभी के सभी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना, यानी कि सार्व अंतर को अगर आप खंडित करेंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि सार्व मतलब सभी, अंतर मतलब अंतर, यानी कि सभी में जो अंतर है ना वो समान होगा, ठीक है ना। यानी कि ये सब आपस में बराबर होंगे। तो ये था आपका फर्स्ट वाले लेक्चर के जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ठीक है। आज हम लोग इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कि एपी का nवां पद कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ें, फिर उसी तरह से इनके योगफल में बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि एपी का पीवां पद Q तथा क्यूवां पद P है, तो P प्लस क्यूवां पद ज्ञात कीजिए।
अब यहाँ पे हम आपको बहुत सारी बातें बता रहे हैं जिसको आपको याद रख करके क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। देखिए, जब भी आप एपी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाएं तो जब आपको कोई श्रेणी दे दिया रहे तब तो आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि आप ए फाइंड करेंगे, उसके बाद आप डी फाइंड करेंगे और देखेंगे कि कितने टर्म हैं ये ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद आप एनवा पद का फार्मूला लगा करके चाहे एसएन का फार्मूला लगा करके आप निकाल लेंगे। लेकिन जब आपको ये सब श्रेणियाँ न दी हुई हों, केवल ये बोल दे कि ये वाला पद इतना है, ये वाला पद इतना है, तो इतनावा पद ज्ञात करिए, ये सब जब भी आपको यानी कि इबारती टाइप के क्वेश्चंस जब भी दें, यानी कि हिंदी में लिखा हुआ कभी भी दे क्वेश्चंस आपको, तो हमेशा आप पहले फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानेंगे। ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसा कुछ दिया नहीं है, कोई श्रेणी दिया नहीं है, तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मानेंगे। माना पहला पद ए तथा सार्वअंतर डी है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बोला है कि पीवा पद क्यों है, तो यहाँ पे देखिए पीवा पद, जैसे हम लोग एनवा पद निकालते थे तो एनवा पद के लिए क्या था ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वैसे यहाँ पे पीवा पद है तो यहाँ पे हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी, तो हो जाएगा ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी। जब एनवा पद होता था तो यहाँ पे एन माइनस वन होता था, उसी तरह से अब जब पीवा पद है तो ये पी माइनस वन हो जाएगा, और यही जो पीवा पद है वो क्या है क्यू है, तो इसके बराबर हम लोग क्यू लिख देंगे, यानी कि ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी बराबर क्यू। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 बना दीजिए। अब दूसरा क्या है क्यूआ पद पी है, तो यहाँ पे देखिए क्यूआ पद, क्यूआ पद के लिए क्या हो जाएगा ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी दिया हुआ है। अब इसी को हम ऐसे लिख देंगे ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी बराबर पी, समीकरण नंबर 2। अब देखिए जब हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्वअंतर माने हैं तो पहले जिनको हम मानते हैं उनका मान निकालते हैं। तो जब हम ए और डी माने हैं तो पहले हम लोगों को इसका मान निकालना पड़ेगा। अब देखिए कैसे निकलेगा, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है, अब इन्हीं को सॉल्व करके हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब देखिए चूंकि जब हम लोगों को जितने पदों के मान निकालने होते हैं हमको उतने इक्वेशन चाहिए, तो हमको ए और डी के मान निकालने हैं, यानी कि 2 मान निकालने, तो देखिए 2 इक्वेशन मिल गया है। अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करेंगे तो ए और डी का मान निकल जाएगा। तो चलिए निकालते हैं। अब क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को घटा देते हैं, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो जब आप घटाएंगे तो ये ए और ये कट जाएगा, तो बचेगा ये और ये, तो हो गया आपका p माइनस वन इंटू डी, फिर माइनस q माइनस वन इंटू डी बराबर इधर है q और माइनस इधर हो जाएगा p। अब इन दोनों में से d कॉमन ले लेंगे तो ये है आपका p माइनस वन, और यहाँ पे जब आप d कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का गुणा हो जाएगा, तो माइनस q और ये माइनस माइनस मिलके प्लस 1 और बराबर है आपका q माइनस p। अब देखिए +1 और -1 कट गया, अब यहाँ पे बचा p माइनस क्यू और यहाँ पे d है ही पहले से ही, तो d और यहाँ पे हो जाएगा p माइनस क्यू। अब यहाँ पे देखिए q माइनस p है, तो अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये भी p माइनस क्यू हो जाएगा। अब ये p माइनस क्यू खत्म, तो इधर d और इधर आपका बचेगा -1। अच्छा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट फिर समझिए कि जब हम माइनस कॉमन लिए हैं तो ये देखिए बाद वाला पहले आ गया और पहले वाला बाद में चला गया, ये कैसे हुआ है इनके बारे में थोड़ा सा देख लिया जाए। यहाँ पे देखिए ये है q माइनस पी, अब हमने क्या किया इनमें से माइनस चिन्ह कॉमन लिया, तो जब माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो देखिए यहाँ पे क्या है कि कोई भी चिन्ह है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है। तो जब यहाँ पे प्लस का चिन्ह छिपा हुआ है तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं माइनस क्यू और माइनस, जब ये ब्रैकेट हटेगा तो माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस है ही, तो इन दोनों में से माइनस हमने बाहर ले लिया, तो यहाँ वाला ये माइनस बाहर निकल गया, तो यहाँ पे बचा माइनस का क्यू और यहाँ से माइनस निकल गया, तो अब यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं बचा, यानी कि जब कोई चिन्ह नहीं तो यहाँ पे प्लस हो ही रहता ही है, तो प्लस का पी हो जाएगा। तो हम इसी को सीधे रूप में लिख सकते हैं माइनस, तो ये पी वाले को पहले लिख दिए और ये क्यू वाले को बाद में लिख दिए। तो देखिए ये पहले ऑलरेडी क्या था, ये था q माइनस पी, तो q माइनस पी को हमने ऐसे चेंज किया, अब ऐसे चेंज करने के बाद माइनस चिन्ह कॉमन लिया तो इस तरह से आया, अब इस तरह को हमने ऐसे लिखा। तो यही देखिए ये जो q माइनस पी था ये 2 लाइनें न करके डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर देते हैं, तो यहाँ q माइनस पी है तो माइनस कॉमन लेने पर ये p को पहले और q को बाद में लिख देते हैं, ठीक है ना। लेकिन परिवर्तन ऐसे और ऐसे होने के बाद ऐसे होता है,
लेकिन हम लोगों को डायरेक्ट ऐसे कर लेना है, बस ये समझना है कि भैया होता ऐसे है, लिख देना ऐसे है, ठीक है ना। तो अब डी का मान हमको पता चल गया। अब जब डी का मान पता चल गया तो यही डी का मान समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में रख देंगे तो हमको ए का मान मिल जाएगा। तो समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, तो जब रखेंगे तो ये होगा आपका a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है आपका -1 बराबर q। तो अब ये a, अब ये माइनस का p, फिर ये हो जाएगा +1 बराबर q। तो अब a बराबर ये उधर चला जाएगा तो प्लस का p, और यहाँ पे प्लस का q है ही, और ये +1 भी जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखिए a का भी मान मिल गया। जब a और d का मान मिल गया तब हमको निकालना क्या था, p प्लस q पद निकालना था, ठीक है ना। अब ये आपका प्रश्न जो है कि दो तरह से बोल सकता है, बोलेगा कि p प्लस q पद ज्ञात करिए, या फिर सिद्ध करने के लिए यही दे देगा कि बोलेगा, कहेगा कि p प्लस q पद 0 है, या फिर जो आपका आएगा वो बोल देगा, ठीक है ना। तो फिलहाल आपको जब भी सिद्ध करने के लिए दे, चाहे मान निकालने के लिए दे, आपको हमेशा a और d पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए अब आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो फिलहाल हम ये मिटा देते हैं क्योंकि अभी इधर जगह है ही नहीं, तो इधर हम मिटा देते हैं। अगर आपको नोट करना होगा तो आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद आप नोट कर लीजिएगा। अब हमको p प्लस क्यू पद निकालना था, तो p प्लस क्यू पद, देखिए जैसे जब nवां पद के लिए लिखते हैं तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसी तरह से p प्लस क्यू पद के लिए क्या हो जाएगा, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। तो ये देखिए a है तो a का मान ये पूरा का पूरा है p प्लस क्यू माइनस 1, फिर प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, डी का मान -1 है। तो फाइनली ये p प्लस क्यू माइनस 1 है। अब ये माइनस का प्लस में गुणा हो जाएगा तो माइनस p प्लस क्यू माइनस 1। अब देखिए दोनों चीज़ें सेम है लेकिन चिन्ह में विपरीत हैं तो खत्म हो जाएंगे, आ जाएगा 0। तो ये देखिए p प्लस क्यू पद क्या आ गया, 0। तो ये देखिए यहीं पे दो तरह से इसको क्वेश्चन बोल सकता है कि p प्लस क्यू पद ज्ञात करिए, या फिर बोल देगा कि सिद्ध कीजिए कि p प्लस क्यू पद 0 है। तो जब भी आपको सिद्ध करने के लिए दे, चाहे मान निकालने के दे, आपको a और d पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा a और d मानना पड़ेगा। ये सब कॉन्सेप्ट हमने आपको बता दिया। अब चलिए अब दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। ये आपके परीक्षा के दृष्टि से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है ना, हो सकता है कि पूछ भी ले। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस को करते हैं। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि एक समांतर श्रेणी है, उस समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 है और 60 पदों का योग 945 है, तो 20वां पद ज्ञात करिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो हमने बोला उसी को आप आराम से वीडियो को पॉज करके या धीरे धीरे करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे सीधे सॉल्यूशन करते हैं। 40 पदों का योग यहाँ पे दे रखा है 430, या फिर अगर आप नहीं लिख पाएंगे तो फिलहाल हम लिख ही देते हैं 60 पदों का योग। चलिए आपके लिखने से बेहतर है कि हम ही लिख देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या है प्रश्न आपका, किसी समांतर श्रेणी के 40 पदों का योग 430 तथा 60 पदों का योग 945 है, तो 20वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हम लोगों को समझना ये है कि ये 40 पदों का योग 430 है और 60 पदों का योग 945 है, तो हमको 20वां पद हमसे पूछ रहा है, यानी कि 20वां पद, यानी कि जैसे होता है ना nवां पद, तो nवां पद। देखिए हम क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश करें, आप क्वेश्चंस को कैसे पकड़ेंगे कि आप क्या निकाल रहे हैं और कैसे आपको निकालना है। तो आप nवां पद बराबर जानते हैं कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और आपको 20वां पद दे दिया है, यानी कि n का मान 20 दे दिया है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा 20वां पद।
तो 20वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n के जगह पे 20 रख देंगे तो 20 में से घट जाएगा तो 19 हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 19d। अब देखिए आपको 20वां पद निकालना है तो आपको a प्लस 19d ये निकालना पड़ेगा, यानी कि a और d आपको चाहिए ही चाहिए। तो a और d यानी कि हमको 2 का मान निकालना है, a और d का। अब ये 2 का मान कैसे निकलेगा, तो एक इस कंडीशन से और ये इस कंडीशन, इन दोनों के कंडीशन से ही हम लोग a और d को निकालेंगे और ला करके इसमें भर देंगे तो हमको 20वां पद मिल जाएगा। तो बात समझ गए ना कि ये किस लिए दिया है, यही a और d निकालने के लिए दिया है। अब चलिए a और d निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये इसको हम इरेज कर देते हैं। और हमने अभी आपको बताया कि जब भी आपको इबारती टाइप का क्वेश्चंस दे तो हमेशा आपको a और d मानना है। तो यहाँ पे देखिए वही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये 40 पदों का योग और 60 पदों का योग दे दिया है। अब हम मान लेते हैं कि माना प्रथम पद a तथा सार्वअंतर d है। अब यहाँ पे 40 पदों का योग यानी कि S4T बराबर कितना दिया है, 430। और Sn बराबर क्या होता है, तो Sn बराबर होता है n/2। यहाँ पे देख लीजिए Sn बराबर होता है ना n/2, और यहाँ पे होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। तो चूंकि ये Sn बराबर ये होता है तो Sn के जगह पे यहाँ पे 40 है, तो ये कितना हो जाएगा 40/2 2a प्लस, अब यहाँ पे 40 रख देंगे तो घट जाएगा तो 39 हो जाएगा, 39d। अब यहाँ पे देखिए भाग देंगे तो 20 बचेगा, तो फाइनली ये आपका ये ऐसे हो जाएगा 20 और यहाँ पे 2a प्लस 39d बराबर यहाँ पे हो गया 430। यानी कि इस वाले को पहले लिखे हैं और ये वाला जो है ये ऐसे है। तो देखिए 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ पे ब्रैकेट अगर हम हटा दें तो ये 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4a प्लस ये हो जाएगा 39 का 2 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 78 बराबर 43। इसको समीकरण नंबर 1 बना देते हैं, ठीक है। अब जो दूसरा वाला दिया है, अब इसकी सहायता से ऐसे इक्वेशन बनाएंगे। तो समीकरण 2 में 60 पदों का योग 945 दिया, देखिए यस 60 बराबर दिया है 945। तो अब क्या बनेगा 60/2 फिर 2a प्लस, अब यहाँ पे 60 रखेंगे तो हो जाएगा 59d, ठीक है ना। अब ये 2 से काट देंगे तो 30 हो जाएगा, तो 30 और ब्रैकेट में होगा 2a प्लस 59d बराबर 945, ठीक है। अब देखिए ये आपका कट जाएगा 3 से, तो ये 10 बार में और ये 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 एकम 3, 3 5 15, तो इतना हो गया। अब हमारा इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा आपका 20a फिर प्लस 590d बराबर 315, ये हो गया आपका समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 2 में है यहाँ पे ये और समीकरण 1 में है ये। अब इन दोनों को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप किसी भी नियम का ही उपयोग कर लीजिए, चाहे आप विलोपन विधि का प्रयोग करिए, चाहे प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करिए, चाहे आप वज्रगुणन का प्रयोग करिए, ठीक है, आपके ऊपर है। लेकिन सबसे बेहतर यही होता है कि आप उसको विलोपन विधि से सॉल्व करें, बहुत आसानी से हो जाता है, बहुत जल्दी से हो जाता है। यहाँ पे देखिए 4a है और यहाँ पे 20a है, तो अगर हम इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, घटा लेंगे तो आपको ये कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 से गुणा करिए, 5 चौका 20a हो जाएगा, फिर प्लस अब इसमें 5 का गुणा करिए तो 5/40 हासिल 4, फिर 5 7 35, 35 में 4 जोड़ लेंगे तो 39 बराबर, अब 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15, फिर 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 20 और 1 हासिल 21। इसको समीकरण नंबर 3 बना देते हैं। अब इसको घटा लेंगे तो ये तो ख़त्म हो गया। अब ये घटेगा तो देखिए फाइनली ये 200 ही बचेगा, और इधर देखिए घटेगा तो बचेगा 100। अब ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। तो देखिए d का मान निकल गया 1/2। अब यही d का मान ला करके समीकरण 1 में भर देंगे तो अब आपको मिल जाएगा a का मान। तो यहाँ पे लिख देंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 आपका यही है, अब इसमें ला के रख दीजिए तो 4a प्लस 78d, d का मान है 1/2 फिर बराबर है 43। तो यहाँ पे 4a प्लस, अब यहाँ से ये कट जाएगा तो 2 3 6 2 9 18, ठीक है। अब हमको a का मान चाहिए तो इसको उधर करना पड़ेगा, तो 43 - 39
अब इसको घटा लेंगे तो आपका हो जाएगा 4। अब 4 से 4 कट जाएगा एक बार में, तो आ गया 1। तो देखिए ए का मान पता चल गया और डी का मान पता चल गया। तो अब हमको निकालना था 20वां पद। तो अभी हमने आपको बताया कि 20वां पद के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल हम यहीं पे इसको मिटा करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे 20वां पद, तो 20वां पद के लिए क्या है, a प्लस 19t, ठीक है ना। अब इसको एक फार्मूले की तरह से याद रख सकते हैं। जैसे देखिए nवां पद के लिए क्या होता है, nवां पद के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है ना। तो अगर हमको 10वां पद चाहिए तो 10वां पद के लिए होगा a प्लस, अब इसके जगह पे 10 रखेंगे, घटाएंगे तो बचेगा 9 डी हो जाएगा। तो एक प्रकार से फार्मूले की तरह से याद कर लीजिए। आपको जितना वाला पद पूछेगा डी का गुणांक उससे एक कम होगा और उसमें a ऐड रहेगा। जैसे आपको 20वां पद पूछ रहा है तो देखिए 20 से एक कम 19 में डी का मल्टीप्लाई रहेगा और उसके साथ ए रहेगा। अगर ऐसे ही 50वां पद पूछेगा तो a प्लस 49 डी। अगर ऐसे पूछेगा कि बताइए 200वां पद क्या होगा तो a प्लस 199 डी, ऐसे करके होगा, ठीक है ना। तो अब हमको a का मान पता है 1 है, फिर 19 गुणे डी का मान है 1/2। अब 19 का आधा 9.5, अब ये जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 10.5। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। तो ऐसे ही करके क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फटाक से क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। अब हम लोग एक देख लेते हैं योगफल पे बेस, ठीक है। ये भी योगफल पे ही बेस था कि योगफल दिया था और योगफल दिया था तो आपको कोई टर्म पूछ रहा था। अब हम लोग जो देखने वाले हैं वो केवल योगफल पे बेस्ड रहेगा, ठीक है ना। मतलब कोई श्रेणी दिया रहेगा और उसका योगफल सिंपल पूछेगा तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए अब इसमें आपको दो तरह से क्वेश्चंस दे सकता है, या तो आपको श्रेणी दे देगा या फिर आपको श्रेणी नहीं देगा तो आपसे श्रेणी बनवाएगा, तब जा करके वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे ही बोल दे कि 1 से 500 के बीच में जितनी भी विषम संख्याएं आती हैं उन सब का योगफल क्या होगा। तो देखिए ये आपको श्रेणी दे नहीं रहा है लेकिन आपसे श्रेणी बनवा करके क्वेश्चंस आपसे लगवा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहा है, 1 से 500 के बीच सभी सम संख्या, सम भी बोल सकता है, विषम भी बोल सकता है, या फिर किसी से विभाजित भी बोल सकता है। जैसे 5 से विभाजित, चाहे 3 से विभाजित, चाहे 7 से विभाजित, चाहे 9 से विभाजित, किसी से भी विभाजित पूछ सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल हम यहाँ पे समझाने के लिए सम को ले रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 से 500 के बीच सभी सम संख्या का योग फल ज्ञात कीजिए। अब देखिए जब भी आपको इस तरह से बोल दे कि इतना से इतना के बीच में, तब आपको क्या करना है, श्रेणी बनाना है। बनाने के बाद तब आप योगफल ज्ञात करेंगे। तो देखिए 1 से 500 के बीच में सभी सम संख्या, तो 1 से 500 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनको लिख लिया जाए। तो देखिए पहला तो आपको 2 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, ऐसे डाट डाट करके लास्ट में कौन मिलेगा, तो 498। देखिए 1 से 500 के बीच में बोला है, 1 से 500 तक नहीं बोला है, इनके बीच में बोला था, इनके बीच में 498 तक ही जाएगा। तो ये हम लोगों को फाइनली श्रेणी मिल गया। अब हमको इसी का क्या कर लेना है, योगफल निकाल लेना है। तो देखिए हमको फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है और हमको डी भी पता है। डी तो निकाल लेंगे दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो देखिए यहाँ पे ए का मान है 2 और डी का मान कितना है, तो 4 में से 2 घटा लेंगे तो 2 ही वही मिलेगा। एल मतलब होता है लास्ट टर्म। देखिए लास्ट टर्म आपको पता है 498। अब देखिए अगर हमको एस एन निकालना है तो एस एन बराबर होता है n/2 और यहाँ पे होता है a प्लस एल। देखिए लास्ट टर्म दिया तो हम आराम से निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें एल का मान दिया है a, तो a का भी मान दिया है, लेकिन हमको n का मान पता नहीं है। तो पहले हम n का मान निकालेंगे तब जा करके एस एन का फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि एस एन में देखिए 3 चीज़ें आ रही हैं, एक तो a आ रहा है, l आ रहा है और n आ रहा है, और जबकि हमको केवल 2 ही का मान पता है, यानी कि l का मान पता है और a का मान पता है, n का मान तो पता ही नहीं है। तो पहले हम इसके सहायता से n का मान निकालेंगे, फिर जा करके एस एन निकालेंगे, ठीक है ना। तो देखिए अब आप जानते होंगे कि l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है।
तो एल की जगह पे आप रख दीजिए 498 क्योंकि आपको दिया ही है। फिर ए का मान दिया हुआ है 2, फिर प्लस n माइनस 1 इंटू डी का भी मान 2 ही दिया है। अब ये 2 आकर के इधर घट जाएगा तो 496 और उधर n माइनस 1 इंटू डी है, डी मतलब 2। अब 2 से ये कट जाएगा तो 2 4 8 248 हो गया। उधर n माइनस 1 है, इधर 248 है, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, यानी कि 249 हो जाएगा। यानी कि इसमें टोटल कितने टर्म होंगे, तो 249 टर्म होंगे। अब देखिए n का मान आपको पता चल गया। जब n का मान पता चल गया तो आराम से ला करके इस फार्मूले में रख दीजिए। तो Sn बराबर होता है n/2 और ये है आपका a प्लस एल। यहाँ पे दूसरा वाला फार्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन हमको l पता है तो डायरेक्ट यही लगा लेते हैं क्योंकि ये छोटा है। तो अब आपको n का मान दिया है 249, तो 249/2 और ये हो जाएगा 249। फिर a का मान है 2, फिर प्लस l का मान है 498। अब ये 249/2, अब इसको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 500, ठीक है ना। अब देखिए मन करे तो इसको काट दिए या फिर हम लोग थोड़ा सा स्मार्ट गुणा कर लेते हैं। देखिए ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ये 500 1000 बन जाएगा और नीचे ये 4 हो जाएगा। अब 4 का क्या कर लें, इसमें भाग दे लें और फिर 1000 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 छके 24 और यहाँ पे 4 दूना 8, फिर दशमलव लगेगा तो 10 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8, फिर 4 पचे 20, फिर गुड़े यहाँ पे 1000 है। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 62, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यानी कि 1 से 500 के बीच में जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योगफल 62,250 होगा। आया बात समझ में। तो ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक में, आप सॉल्व करिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चंस दिक्कत हो तो आप कमेंट्स में क्वेश्चंस भेज सकते हैं, हम आपको सॉल्व करके भेज देंगे। धन्यवाद।